Hello my dear students, how are you? I hope all you are fine and doing well. जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज से हम लोग अपनी नई सीरीज़ को चालू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सारे MCQ जो भी हमारे इंपॉर्टेंट MCQ बन सकते हैं हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर के, वो सारे MCQs कवर करने वाले हैं। फिर चाहे वो हमारा इकोनॉमिक्स हो, अकाउंटेंसी हो, बिजनेस स्टडीज़ हो, सारे चैप्टर्स के जो भी इंपॉर्टेंट MCQ बन सकते हैं, उन सारे MCQs को हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग को सुबह कॉन्सेप्ट की वीडियो मिल गई होगी, जिसमें हम लोगों ने हमारे नेशनल इनकम के जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे उसको पढ़ा था। आज हम लोग आगे इस वीडियो में उसके जो भी इंपॉर्टेंट MCQ बन सकते हैं उन सारे MCQs को कवर करेंगे। इसमें एक छोटा यूनिट है जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर के है। मैक्रो इकोनॉमिक्स से भी 3-4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसका संबंध किससे होता है, ये सारी चीज़ें, जो छोटा सा एक चैप्टर है लेकिन उसको मैंने रिवीजन नहीं कराया, लेकिन इस MCQ में वो सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। जो भी छोटे छोटे पॉइंट है जहाँ से उसका क्वेश्चन अराइज किया जा सकता है एंट्रेंस एग्जाम में, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बता दूंगा। तो बेसिकली इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि आप लोग अपने साथ पेन कॉपी लेके बैठिएगा। जो भी क्वेश्चन आपका गलत होगा सारे उस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आप जिस दिन एंट्रेंस एग्जाम देने जाए उस दिन उस क्वेश्चन को गलत करके ना आए। तो ठीक है, बातें काफ़ी ज़्यादा हो गई, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक इज कंसर्न विथ, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक का इन सब में से किसके साथ संबंध है। द लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का स्तर। द जनरल लेवल ऑफ प्राइस, यानी कि कीमतों का सामान्य स्तर। GDP ग्रोथ, या ऑल ऑफ दीज। तो इन जो फ्यू पॉइंट्स दिया है उसमें से मैक्रो इकोनॉमिक्स का रिलेशन किसके साथ है। बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स दो टर्म होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिक अंतर ये होता है, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है कि हम किसी इंडिविजुअल को लेके चल रहे हैं, और मैक्रो सुन, जैसे एग्जांपल बताऊं आपको। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, जैसे हम लोग किसी इंडिविजुअल को लेके चल, मान लीजिए मार्केट में कई सारी दुकानें होती हैं, जूते की, चप्पल की दुकान होंगी, ग्रोसरीज की दुकान होगी, फैशन की दुकान होगी, बार्बर की दुकान होगी, कई सारी दुकानें होंगी। तो जब हम किसी इंडिविजुअल को लेके चलते हैं, मान लीजिए कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको इंडिविजुअल हम लेके चल रहे हैं कि ठीक है, उसका अगर मार्केट में डिमांड बढ़ रही है कार की, तो उसके लेकर के, उस डिमांड को लेकर के उसको क्या असर पड़ रहा है, क्या उसके प्रोडक्शन पे क्या असर पड़ रहा है। तो जब हम किसी इंडिविजुअल को लेके चल रहे हैं, उसके फर्म में क्या आगे ये डिमांड को देख के वो प्रोडक्शन बढ़ाएगा या घटाएगा, वो प्रोडक्शन क्या करेगा, वो कैसे काम करेगा, ये सारी चीज़ें जब हम किसी एक इंडिविजुअल को लेकर चल रहे हैं तो होता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक। और जब हम पूरी एज अ होल इकोनॉमी को एक साथ लेकर चल रहे हैं तो वो होता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्या क्या पार्ट होते हैं, आपका बजट पार्ट होगा, आपका एम्प्लॉयमेंट पार्ट होगा, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट पार्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या पार्ट होगा, आपका डिमांड, सप्लाई, ये सारी जो चीज़ें आती हैं वो आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगी। तो क्वेश्चन क्या आपसे पूछा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का संबंध किसके साथ है। तो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का स्तर, यानी कि ठीक है, इसके साथ भी है, आपका ऑप्शन ए भी है। द जनरल लेवल ऑफ प्राइस, यानी कि कीमतों का सामान्य स्तर, इसके साथ भी है। GDP ग्रोथ, यानी कि GDP जो कंट्री की अगर राइज हो रही है तो उसके साथ भी है। तो बेसिकली इसका आंसर होगा क्या, तो इसका आंसर क्या है, जब आपका तीनों सही है ऊपर का, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऊपर के सभी आंसर हमारे करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो सामान्य मूल स्तर का अध्ययन किसकी विषय वस्तु है, यानी कि स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ। तो अभी हमने पढ़ा कि जो जनरल प्राइस लेवल है वो किसका पार्ट है, हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है या मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, किसका पार्ट है, जो हमारा जनरल प्राइस लेवल है, किसी चीज़ की कितनी प्राइस रहेगी, ये पूरे हम एज अ होल मार्केट को लेके चल रहे हैं, ना कि किसी एक इंडिविजुअल को। जब हम पूरे मार्केट को लेके साथ में चलते हैं उसके हिसाब से हम प्राइस डिटरमाइन होती है, तो क्या होता है, हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा या हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा, या दोनों का होगा, या नन ऑफ दीज। देखिए क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में लिखा है, जिसको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है वो हिंदी में पढ़ के आंसर करे, और जिसको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है वो इंग्लिश को पढ़ के आंसर करे। मैं क्वेश्चन को दोनों लैंग्वेज में रीड करूंगा, आपको प्रॉपर टाइम दूंगा कि आप आंसर, अगर आपको पता है तो आप अपना आंसर बोल दीजिए, फिर जब मैं आंसर बताऊं तो उसके हिसाब से आप मैच कर लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सामान्य मूल स्तर का अध्ययन किसकी विषय वस्तु है, स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स, या ए एंड बी दोनों, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा आपका
मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो हमारा सामान्य मूल्य स्तर है यानी कि जनरल प्राइस लेवल है वो किसका पार्ट है, हमारे ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इकोनॉमिक एजेंट इंक्लूड, आर्थिक एजेंट इंक्लूड, आर्थिक एजेंट क्या क्या हो सकते हैं, आर्थिक एजेंट्स में क्या क्या शामिल हैं। हमारा गवर्नमेंट है यानी कि सरकार, कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता, प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक जो चीज़ों को बनाता है, या ऑल ऑफ दीज, इनमें से ये सारे जो भी ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज। तो जो हमारा इकोनॉमिक एजेंट है वो क्या क्या हो सकता है, ये हम एज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात कर रहे हैं। तो हमारा जो इकोनॉमिक एजेंट है वो क्या क्या हो सकता है, कौन कौन हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, कंज्यूमर हो सकता है, प्रोड्यूसर हो सकता है, या ऑल ऑफ दिस हो सकता है। इनमें से कौन है जो हमारा इकोनॉमिक एजेंट हो सकता है, गवर्नमेंट यानी कि सरकार, कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता, प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक, या ऑल ऑफ दिस। तो इनमें से जो हमारा इकोनॉमिक एजेंट हो सकता है वो कौन हो सकता है, ऑल ऑफ दिस हो सकता है। यानी कि हमारा गवर्नमेंट भी एजेंट, हमारे आर्थिक एजेंट हो सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर भी हमारा एजेंट हो सकता है, और जो प्रोड्यूसर है वो भी हमारा एजेंट हो सकता है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारा कह रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स डिपेंड ऑन द, यानी कि वस्तुओं का वर्गीकरण किस पे निर्भर करता है। ये मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 1 नेशनल इनकम में पढ़ा रखा है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड डिपेंड्स ऑन द, यानी कि वस्तुओं का वर्गीकरण किस पे निर्भर करता है, कंजम्पशन ऑफ गुड यानी कि माल की खपत, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यानी माल का उत्पादन, फर्स्ट यूज ऑफ गुड यानी कि माल का पहला उपयोग, या एंड यूज ऑफ गुड्स यानी कि माल का अंत उपयोग। तो किस पे डिपेंड करता है जो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड है, यानी कि वर्गीकरण किस पे निर्भर करता है हमारा, जो गुड्स का हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं कि कौन सा फाइनल गुड है, कौन सा इंटरमीडिएट गुड है, कौन सा कंजम्पशन गुड है, कौन सा जो भी गुड्स हैं, जितने टाइप के गुड हैं हमने पढ़े हैं हमारे नेशनल इनकम चैप्टर में। तो किस किस बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, कंजम्पशन ऑफ गुड यानी कि माल की खपत के हिसाब से, प्रोडक्शन ऑफ गुड यानी कि जो हम लोग चीज़ों को बनाते हैं उसके प्रोडक्शन के हिसाब से, उत्पादन के हिसाब से, फर्स्ट यूज ऑफ गुड यानी कि माल का पहला उपयोग, जैसे कि हम लोग प्राइमरी गुड है, सेकेंडरी गुड है, एक है रॉ मटेरियल वाला जो गुड हम लोग, इंटरमीडिएट गुड था वो था हमारा, फाइनल कंजम्पशन गुड था। तो ये जो अलग अलग क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पे किए हैं, बेसिकली क्वेश्चन आपसे यही पूछा है। तो वस्तुओं का वर्गीकरण किस पे निर्भर करता है, कंजम्पशन ऑफ गुड, प्रोडक्शन ऑफ गुड, फर्स्ट यूज ऑफ गुड, या एंड यूज ऑफ गुड, माल की खपत, माल का उत्पादन, माल का पहला उपयोग, या माल का अंतिम उपयोग। तो किस पे होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, कंजम्पशन ऑफ गुड, यानी कि माल की खपत के हिसाब से क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स किया जाता है, यानी कंजम्पशन ऑफ गुड्स, सॉरी गुड्स क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स डिपेंड ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स, यानी कि वस्तुओं का वर्गीकरण निर्भर करता है माल की खपत पर, किस पे, माल की खपत पर। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सो फाइनल गुड्स आर ऑफ्टन बाय द, यानी कि अंतिम माल का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है, कंज्यूमर द्वारा किया जाता है, प्रोड्यूसर द्वारा किया जाता है, ऑल ऑफ दीज द्वारा किया जाता है, या किसके द्वारा किया जाता है। जो माल का अंतिम उपयोग है, किसी भी चीज़ को जो हम लोग बना दिए हैं, कोई फाइनल प्रोडक्ट बन गया है, तो उसको फाइनल यूज़ कौन करेगा, कंज्यूमर करेगा, प्रोड्यूसर करेगा, गवर्नमेंट करेगा, या ऑल ऑफ दीज करेगा। सब लोग करेंगे, कंज्यूमर करेगा, प्रोड्यूसर करेगा, गवर्नमेंट करेगा, सरकार करेगी, प्रोड्यूसर करेगा यानी कि उत्पादक जो करता है वो करेगा, या उपभोक्ता करेगा, या ऊपर के सभी करेंगे। अगर कोई चीज़ फाइनली प्रोड्यूस हो चुकी है, बन चुकी है, तो उसका फाइनल यूज़ कौन करेगा, प्रोड्यूसर करेगा, कंज्यूमर करेगा, गवर्नमेंट करेगी, या ऑल ऑफ दिस करेंगे। तो कोई भी चीज़ अगर अंतिम बन चुकी है तो उसका लास्ट यूज़ कौन करता है, कंज्यूमर करता है। कौन करता है, कंज्यूमर करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, इसका आंसर जो होगा आपका ऑल ऑफ दीज होगा। एक सेकेंड, मैंने क्वेश्चन जल्दी जल्दी में इसको कंज्यूमर पे टिक लगा दिया। तो इसका जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है उसको कंज्यूमर भी यूज़ कर सकता है, प्रोड्यूसर भी यूज़ कर सकता है, और गवर्नमेंट भी यूज़ कर सकती है। तो बेसिकली इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया जल्दी जल्दी में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, दोज गुड विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली आर कॉल्ड, यानी कि वे वस्तुएं जो मानव की आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं वो क्या कहलाती हैं, इंटरमीडिएट गुड, कंज्यूमर गुड, कैपिटल गुड, या नन ऑफ दीज। यानी कि वे वस्तुएं जो मानव की आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं उसको क्या कहा जाता है, सहायक सामग्री, उपभोक्ता वस्तुएं, पूंजीगत माल, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है उसको,
जो वस्तुएं मानव की आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट कर देती हैं उसको क्या कहते हैं? कंज्यूमर गुड कहेंगे, सहायक सामग्री यानी कि इंटरमीडिएट गुड कहेंगे, कैपिटल गुड कहेंगे, नन ऑफ दीज कहेंगे। कैपिटल गुड आपका होता है पूंजीगत माल, जैसे कि आपका मशीन हो गया, कोई भी अगर आप मशीन खरीद रहे हैं तो आपका कैपिटल गुड हो जाता है। और कंज्यूमर गुड जो कंज्यूमर डायरेक्ट कंज्यूम करता है वो होता है आपका कंज्यूमर गुड। इंटरमीडिएट गुड जिसमें अभी वैल्यू ऐड होना बाकी है, यानी कि जो प्रोडक्शन लाइन है उसको क्रॉस नहीं किया है, वो आपका इंटरमीडिएट गुड होता है। तो कौन सी ऐसी मतलब कौन सा गुड है जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है? कैपिटल गुड, कंज्यूमर गुड, इंटरमीडिएट गुड या नन ऑफ दीज? तो ह्यूमन वांट को जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है वो कौन सा होता है? कंज्यूमर गुड, कैपिटल गुड, नन ऑफ दीज या इंटरमीडिएट गुड? तो अब तक आप लोग होप है कि आप लोग आंसर कर दिए होंगे इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका कंज्यूमर गुड है, यानी कि उपभोक्ता वस्तुएं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? इन अ प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इज, यानी कि चीनी के उत्पादन में गन्ना क्या है? अ फाइनल गुड, अ कैपिटल गुड, अ इंटरमीडिएट गुड या नन ऑफ दीज? यानी कि अगर कोई चीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें जो चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? अगर मान लीजिए हम पेन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो पेन के प्रोडक्शन में हम जो प्लास्टिक यूज़ करेंगे या जो इंक यूज़ करेंगे वो क्या होगा हमारे लिए? वो फाइनल गुड होगा, कैपिटल गुड होगा, इंटरमीडिएट गुड होगा या नन ऑफ दीज होगा? एक अंतिम माल होगा, एक पूंजीगत सामान होगा या सहायक सामग्री हो गया, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका? एन इंटरमीडिएट गुड। यानी कि अगर किसी चीज़ के प्रोडक्शन में हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड होगा। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। आप लोग ऐसे क्वेश्चन देख लीजिएगा, जब भी कोई सामान हम लोग बनाते हैं तो उसमें उसके प्रोडक्शन में अगर कोई चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं तो वो हमारा इंटरमीडिएट गुड होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी ड्यूरेबल गुड, यानी कि निम्न में से कौन सा अर्ध टिकाऊ सामान है? ड्यूरेबल गुड, नॉन ड्यूरेबल गुड, आपके क्लासिफिकेशन मैंने बताया था आपके नेशनल इनकम चैप्टर में इस सुबह जो वीडियो आपको प्रोवाइड की गई थी। तो उसके बेसिस पे यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी ड्यूरेबल गुड, यानी कि निम्न में से कौन सा अर्ध टिकाऊ सामान है? रेडियो, क्लोथ, मिल्क, पेट्रोल। तो अर्ध टिकाऊ सामान कौन सा है आपका? क्लोथ जो है वो अर्ध टिकाऊ सामान है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो इन स्टॉक इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि के रूप में जाना जाता है कैपिटल स्टॉक, कैपिटल गेन, कैपिटल फॉर्मेशन, नन ऑफ दीज। तो क्या क्या जाना जाता है? पूंजी के स्टॉक में वृद्धि के रूप में जाना जाता है कैपिटल लॉस यानी कि पूंजी हानि, कैपिटल गेन यानी कि पूंजी लाभ, कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि पूंजी निर्माण, नन ऑफ दी यानी कि पूंजी निर्माण इनमें से कोई भी नहीं। सॉरी, यहाँ पे पूंजी निर्माण नहीं होगा, यहाँ पे बस नन ऑफ दीज होगा। सो नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि के रूप में जाना जाता है कैपिटल लॉस यानी कि पूंजी हानि, कैपिटल गेन यानी कि पूंजी लाभ, पूंजी निर्माण यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन या नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका कैपिटल फॉर्मेशन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इफ अ कार इज परचेज्ड बाय अ टैक्सी ड्राइवर इट विल कंसीडर्ड एज कैपिटल गुड, इंटरमीडिएट गुड, फाइनल गुड या बोथ ए एंड सी। अगर कोई किसी टैक्सी चालक द्वारा एक टैक्सी खरीदी जा रही है तो वो टैक्सी क्या कहलाएगी? इंटरमीडिएट गुड यानी कि सहायक सामग्री, फाइनल गुड यानी कि अंतिम माल, कैपिटल गुड यानी कि पूंजीगत माल या बोथ ए एंड सी, यानी कि कैपिटल गुड भी कहलाएगी यानी कि पूंजीगत माल भी कहलाएगी और अंतिम माल है वो भी कहलाएगी। तो क्या कहलाएगी? अगर एक टैक्सी ड्राइवर है यानी कि कोई वाहन चालक है, वो कोई वाहन खरीद रहा है तो वाहन उसके लिए क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा यानी कि सहायक सामग्री कहलाएगा, फाइनल गुड कहलाएगा, अंतिम माल कहलाएगा या कैपिटल गुड यानी कि पूंजीगत माल कहलाएगा या बोथ ए एंड सी कहलाएगा। तो मतलब इसका बेसिक आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। मैंने आपको जो सुबह कॉन्सेप्ट वीडियो प्रोवाइड की थी उसमें ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। कैपिटल गुड क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड क्या होता है, फाइनल गुड क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कैपिटल गुड, यानी कि कोई भी अगर हम मशीन खरीद रहे हैं तो वो क्या होगा? वो आपका होगा कैपिटल गुड। कैपिटल गुड अगर यही कोई टैक्सी या कोई कार अगर आदमी आप अपने लिए खरीदता, पर्सनल यूज़ के लिए खरीदता, तो वो कैपिटल गुड नहीं होता। कैपिटल गुड वो होता है जहाँ पे उसके यूज़ करके पैसा कमाया जा सकता है या एक प्रोसेस, पैसा कमाने के प्रोसेस में यूज़ किया जा रहा है, वो आपका कैपिटल गुड होता है। अगर मान लीजिए आप कोई सिलाई मशीन अपने घर के यूज़ के लिए खरीद रहे हैं तो वो आपका कैपिटल गुड नहीं होगा, लेकिन वही सिलाई मशीन अगर कोई टेलर खरीद रहा है तो उसके लिए कैपिटल गुड होगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ए फूड प्रोसेसर यूज्ड बाय द हाउस होल्ड इन देयर किचन इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी कि घरों द्वारा उनकी रसोई में उपयोग किए जाने वाला फूड प्रोसेसर एक उदाहरण है। जैसे मैंने आपको सिलाई मशीन वाला एग्जांपल दिया था, एक सेम उसी तरह है। फूड प्रोसेसर अगर कोई यूज कर रहा है अपने घर में डायरेक्ट, तो वो क्या होगा, कंजम्पशन गुड होगा, कैपिटल गुड होगा, इंटरमीडिएट गुड होगा, या नन ऑफ दीज होगा। यानी कि घरों द्वारा उनकी रसोई में उपयोग किए जाने वाले फूड प्रोसेसर एक उदाहरण है। किस चीज का उदाहरण है, कैपिटल गुड यानी कि पूंजीगत माल, इंटरमीडिएट गुड यानी कि सहायक सामग्री, कंजम्पशन गुड यानी कि सहायक सामग्री उपभोगन का सामान, या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए अगर यही जो फूड प्रोसेसर है अगर किसी होटल में यूज किया जाता है उनके किचन में, तो ये आपका कैपिटल गुड हो जाता है। क्या हो जाता, कैपिटल गुड हो जाता है। लेकिन यही फूड प्रोसेसर अगर डायरेक्ट किसी घर में यूज हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट गुड कहेंगे, कैपिटल गुड कहेंगे, कंजम्पशन गुड कहेंगे, या नन ऑफ दीज कहेंगे। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंजम्पशन गुड कहेंगे, यानी कि उपभोग का सामान कहेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका, टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा आज एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन आदि किसके उदाहरण है, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड यानी कि टिकाऊ उपभोक्ता सामान, सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड यानी कि अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता सामान, सिंगल यूज कंज्यूमर गुड यानी कि एकल उपयोग उपभोक्ता सामान, या कैपिटल गुड यानी कि पूंजीगत माल। तो ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, जो भी है, टीवी है, रेडियो है, वॉशिंग मशीन है, ये किसके एग्जाम्पल हैं, सेमी ड्यूरेबल गुड यानी कि टिकाऊ उपभोक्ता सामान, सेमी ड्यूरेबल गुड यानी कि अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता सामान, सिंगल यूज कंज्यूमर गुड यानी कि एकल उपयोग उपभोक्ता सामान, या कैपिटल गुड यानी कि पूंजीगत माल। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, शुद्ध निवेश किसके बराबर है, सकल निवेश प्लस मूल्यह्रास, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इनटू डेप्रिसिएशन, या नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप लोग इसको इग्नोर कर सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा आप लोग को बता दूं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि आपका नेट कैपिटल फॉर्मेशन कॉज, नेट शुद्ध पूंजी निर्माण कारण है, किसका कारण है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी यानी कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि, इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास में वृद्धि, इंक्रीज इन प्रॉफिट इंक्रीज इन प्रॉफिट यानी कि लाभ में वृद्धि, इंक्रीज इन कॉस्ट यानी कि लागत में वृद्धि। तो किसका है, किसका फॉर्मेशन, यानी कि नेट कैपिटल फॉर्मेशन कॉज, यानी कि नेट कैपिटल फॉर्मेशन होता है तो उससे क्या होता है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी यानी कि उत्पादन की क्षमता में वृद्धि होती है, हमारे मूल्यह्रास में वृद्धि होती है, लाभ में वृद्धि होती है, लागत में वृद्धि होती है, क्या होती है। तो बेसिकली इसका आंसर क्या है आपका, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी यानी कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू डेप्रिसिएशन, यानी कि निम्न में से कौन सा मूल्यह्रास की ओर मतलब होता है, हमारे मूल्यह्रास क्या होता है, डेप्रिसिएशन। नॉर्मल वियर एंड टियर यानी कि सामान्य टूट फूट, डैमेज ड्यू टू फ्लड यानी कि बाढ़ से नुकसान, डैमेज ड्यू टू मार्केट क्रैश यानी कि मार्केट क्रैश से नुकसान, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो डेप्रिसिएशन का कारक क्या हो सकता है, डैमेज ड्यू टू फ्लड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्याशित प्रचलन की ओर ले जाता है, मतलब होता है, किससे अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होता है, नेचुरल कैलामिटी, चेंज इन डिमांड, चेंज इन टेक्नोलॉजी, या बोथ ए एंड सी। तो किससे होता है, तो इससे किससे होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्याशित अप्रचलन की ओर जाता है, यानी कि होता है नेचुरल कैलामिटी यानी प्राकृतिक आपदाएं, चेंज इन डिमांड यानी कि मांग में परिवर्तन, चेंज इन टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक में बदलाव, या बोथ ए एंड सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बोथ ए एंड सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आपका, एक सेकेंड, बोथ ए एंड सी नहीं, यहाँ पे आपका होगा नेचुरल कैलामिटी। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, निम्नलिखित में से कौन सा अपेक्षित अप्रचलन का कारण है,
नेचुरल कैलामिटी, चेंज इन डिमांड, चेंज इन टेक्नोलॉजी, या बोथ ए एंड सी। तो इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बोथ, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे बी एंड सी होगा, यहाँ पे आपका बी एंड सी होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा सही करेक्ट आपका? सो निम्नलिखित में से कौन सा अप्रचलन का कारण है? नेचुरल कैलामिटी, चेंज इन डिमांड, चेंज इन टेक्नोलॉजी, या बोथ ए एंड सी, यानी कि तकनीक में बदलाव, मांग में परिवर्तन, अप्राकृतिक आपदाएं, या ए एंड सी दोनों, सॉरी बी एंड सी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी एंड सी दोनों है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इज नीडेड फॉर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इज नीडेड फॉर इन्वेंट्री स्टॉक, सूची स्टॉक, एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रतिस्थापन निवेश, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। मूल्यह्रास आरक्षित निधि के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? इन्वेंट्री स्टॉक, सूची स्टॉक, एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रतिस्थापन निवेश, या नन ऑफ दीज। तो किसके लिए है? किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो ये रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? किसके लिए नीड हम लोग जो डेप्रिसिएशन रिजर्व रखते हैं वो किसके लिए रखते हैं? रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए रखते हैं। किसके लिए? प्रतिस्थापन निवेश के लिए रखते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? अ स्टॉक वेरिएबल इज, अ स्टॉक वेरिएबल क्या होता है? इट हैज़ नो टाइम डायमेंशन, इसमें कोई समय आयाम नहीं है। इट इज़ अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, ये स्थैतिक अवधारणा है, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो बेसिकली इसका आंसर जो होगा वो बोथ ए एंड बी होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है इसलिए मैं इस पर टाइम नहीं दे रहा हूँ। बेसिकली आप लोग डिफरेंस याद कर लीजिएगा, स्टॉक एंड फ्लो में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम लोग क्लासीफाई करेंगे, कौन सा स्टॉक कॉन्सेप्ट है, कौन सा फ्लो कॉन्सेप्ट है। इसमें से क्वेश्चन एक दो बन सकता है, बाकी ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। और क्वांटिटी मेजर्ड एज पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज, यानी कि समय अवधि की प्रति इकाई मापी गई मात्रा को कहा जाता है। स्टॉक वेरिएबल, फ्लो वेरिएबल, इन्वेंट्री, या नन ऑफ दीज। क्या कहा जाता है? समय अवधि की प्रति इकाई मापी गई मात्रा को कहा जाता है स्टॉक वेरिएबल, फ्लो वेरिएबल, इन्वेंट्री, या नन ऑफ दीज। स्टॉक चर, प्रवाह चर, भंडार, या इनमें से कोई नहीं। क्या कहा जाता है? स्टॉक वेरिएबल, फ्लो वेरिएबल, इन्वेंट्री, या नन ऑफ दीज। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका फ्लो वेरिएबल। क्या है आपका आंसर? फ्लो वेरिएबल, यानी कि समय अवधि की प्रति इकाई मापी गई मात्रा को कहा जाता है फ्लो वेरिएबल, यानी कि प्रवाह चर। अ क्वांटिटी मेजर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज ऑल्सो नोन एज फ्लो वेरिएबल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो वेरिएबल, निम्न में से कौन सा प्रवाह चर नहीं है? इनकम, कैपिटल फॉर्मेशन, सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री, लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द ओवरहेड टैंक। सो इसमें से कौन सा जो है वो आपका फ्लो वेरिएबल नहीं है? ये क्वेश्चन आप लोग मतलब ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो ये ध्यान रखिएगा कहाँ पे नॉट लिखा है और कहाँ इज अ लिखा है। ये जो छोटा सा डिफरेंस है, ये छोटा वर्ड आपका काफ़ी, आप एग्जाम में यहाँ पे तो आपको दिख रहा है नॉट लिखा है, लेकिन आपको एग्जाम में यही नॉट नहीं दिखेगा। आप पढ़ के आएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लो वेरिएबल, और आपको ऑप्शन में दिया रहेगा ऑल ऑफ दिस, तो आप ऑल ऑफ दिस टिक करके भी आएंगे। तो ये जो छोटा छोटा डिफरेंस आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा एंड देन आफ्टर उसके बाद आंसर करिएगा क्वेश्चन को करेक्टली रीड करने के बाद। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो वेरिएबल, यानी कि निम्न में से कौन सा प्रवाह चर नहीं है? इनकम, कैपिटल फॉर्मेशन, सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री, लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ ओवरहेड टैंक, यानी कि ओवरहेड टैंक से पानी का रिसाव, सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री यानी कि किसी देश में धन की आपूर्ति, पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन, इनकम, या आय। तो इसमें से कौन सा है जो प्रवाह चर नहीं है यानी कि फ्लो वेरिएबल नहीं है? तो उसका जो करेक्ट आंसर है सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री। तो ये है वो आपका फ्लो वेरिएबल नहीं है, ये क्या है? आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि इनकम ऑफ अ फैमिली इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि परिवार की आय किसका उदाहरण है? स्टॉक कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट, स्टॉक एंड फ्लो दोनों, या नाइदर स्टॉक नॉर फ्लो। यानी कि जो इनकम है प्रवाह चर का एग्जाम्पल है या किसका एग्जाम्पल है? जो आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट है वो किसका एग्जाम्पल है? सॉरी, जो आपकी इनकम ऑफ फैमिली है वो किसका एग्जाम्पल है? यानी कि परिवार की आय किसका उदाहरण है? स्टॉक कॉन्सेप्ट का, फ्लो कॉन्सेप्ट का, या दोनों का, या इन दोनों में से किसी का नहीं। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ये स्टॉक कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल है। इनकम ऑफ अ फैमिली
इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक वेरिएबल, निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक वेरिएबल है। तो क्वेश्चन कौन कौन सा दिया है, ऑप्शन कौन कौन सा दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि पूंजी पर ब्याज, डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड आगरा, मुंबई और आगरा के बीच की दूरी, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी यानी कि धन का व्यय, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड आगरा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। सो फैक्टर सर्विसेज रेंडर्ड बाय द हाउसहोल्ड टू द फर्म लेड टू, यानी कि परिवार द्वारा फर्म को प्रदान किए जाने वाली कारक सेवा किसकी ओर ले जाती है, रियल फ्लो, मनी फ्लो, सर्विस फ्लो, या बोथ ए एंड सी। वास्तविक प्रवाह, पूंजी प्रवाह, प्रवाह सेवा, या ए और सी दोनों, यानी कि वास्तविक प्रवाह और प्रवाह सेवा दोनों की ओर। तो मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका, रियल फ्लो यानी कि वास्तविक प्रवाह। फैक्टर रियल फ्लो क्या होता है, मैंने आपको नेशनल इनकम चैप्टर में बताया है, जहाँ पे आपका मनी रिलेटेड जो भी फ्लो हो रहा है उसको हम लोग रियल फ्लो कहते हैं या मनी फ्लो। रियल फ्लो और मनी फ्लो आपका एक ही चीज़ है। सो फैक्टर सर्विसेज रेंडर्ड बाय द हाउस होल्ड टू द फर्म लेड टू द फैक्टर सर्विसेज, सॉरी फैक्टर सर्विसेज की बात हो रही है, तो हाँ फैक्टर सर्विसेज आपका रियल फ्लो होता है और मनी फ्लो जहाँ पे आपका मनी रिलेटेड फ्लो होता है। सॉरी थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। तो फैक्टर सर्विसेज आपका किस चीज़ से रिलेटेड रहता है, जहाँ पे फैक्टर सर्विसेज से जो आपके सर्कुलर फ्लो इनकम में जहाँ पे आपका फैक्टर सर्विसेज की फ्लो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल फ्लो बोलते हैं। दो टाइप के फ्लो होते हैं आपका, एक रियल फ्लो होता है, एक मनी फ्लो होता है। यह है जो आपका फैक्टर सर्विसेज के रेंडर्ड उसके पेमेंट होती है, जो पेमेंट जहाँ पे आपकी की जाती है फैक्टर सर्विसेज के थ्रू, उसको हम लोग फैक्टर पेमेंट कहते हैं। और जो आप लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फर्म को या किसी प्रोड्यूसिंग यूनिट को, उसको हम लोग कहते हैं फैक्टर सर्विसेज, और जो आपको रिटर्न मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। आपका दो प्रकार के इसका फ्लो आता है, रियल फ्लो आता है एंड मनी फ्लो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, फैक्टर सर्विसेज रेंडर्ड बाय द हाउस होल्ड टू द फर्म लेड टू, यानी कि परिवार फर्म द्वारा प्रदान की जाने वाली कारक सेवा के लिए किस ओर, मतलब क्या उससे रिलेटेड है, क्या उससे संबंध है। तो क्या है आपका रियल फ्लो यानी कि वास्तविक प्रवाह। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। नेशनल इनकम इज ऑफ्टन एस्टिमेटेड एज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला एक बेसिक फार्मूले से डिनोट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं। तो नेशनल इनकम को एक फार्मूले से डिनोट करते हैं जिसको बोलते हैं एनडीपीएफसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड डेप्रिसिएशन, यानी कि किस में से मूल्य प्रहार शामिल है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, या नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है वो आपका है जीएनपी एट मार्केट प्राइस, यानी कि बाजार मूल्य पर जीएनपी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। फाइनेंशियल हेल्प टू विक्टिम्स, फाइनेंशियल हेल्प टू विक्टिम्स यानी कि पीड़ितों को आर्थिक मदद करना क्या कहलाता है, ट्रांसफर पेमेंट यानी कि भुगतान का स्थानांतरण, फैक्टर पेमेंट, फैक्टर इनकम यानी कि कारक आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि विदेशों से शुद्ध कारक आय, या नन ऑफ दीज। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसफर पेमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रांसफर पेमेंट कहेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नलिटी इज, यानी कि बहाव का प्रभाव है, पॉजिटिव, नेगेटिव, या तो सकारात्मक या तो नकारात्मक, पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, या नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो सकारात्मक ना तो नकारात्मक। तो इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, या तो पॉजिटिव भी हो सकता है या तो नेगेटिव भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है हमारा, हाउस होल्ड इन्वेंट्री इज, यानी कि घरेलू माल है, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है, और स्टॉक कॉन्सेप्ट एक स्टॉक अवधारणा है, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है वो आपका है बोथ ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो एज अ रिजल्ट ऑफ डबल काउंटिंग नेशनल इनकम इज, यानी कि दोहरी गणना के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय क्या होती है, ओवर एस्टिमेटेड यानी कि अधिक अनुमानित, अंडर एस्टिमेटेड यानी कि अनुमान के तहत, करेक्ट मेजर्ड यानी कि अनुमान के तहत सही मापा गया, नॉट एस्टिमेटेड फॉर द इंटायर ईयर ऑफ अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन पूरे वर्ष के लिए अनुमानित नहीं है। तो इसका जो बेसिक दिक्कत आती है वो रहता है ओवर एस्टिमेटेड रहता है। आगे बढ़ते हैं आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पे, जो आपके ट्रू फॉल्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके नेशनल इनकम और मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर छोटे यूनिट को लेके, जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं, सॉरी
ट्रू फॉल्स क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो रिटायरमेंट पेमेंट्स इज ऑल्सो लाइक डिफर्ड पेमेंट, यानी कि सेवानिवृत्ति भुगतान अस्थगित भुगतान की तरह होता है या नहीं होता है? तो बिल्कुल होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ट्रू होगा। गुड्स यूज्ड एज ए इनपुट और कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स, यानी कि आदानों के रूप में उपयोग किए जाने वाली वस्तुओं को इंटरमीडिएट गुड, यानी कि वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं, तो कहलाती हैं यस। तो इसका आंसर भी आपका ट्रू हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 33, इन द जनरल गवर्नमेंट सेक्टर प्रोडक्शन इज मेंट ओनली फॉर कलेक्टिवली कंजम्पशन, यानी कि सामान्य सरकारी क्षेत्र में उत्पादन केवल सामूहिक उपभोग के लिए होता है। तो होता है या नहीं होता है? तो बिल्कुल होता है। इसका आंसर आपका ट्रू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। ट्रांसफर पेमेंट डू नॉट कॉज एनी वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी, यानी कि हस्तांतरण भुगतान से अर्थव्यवस्था में कोई मूल्य वर्धन नहीं होता है। ट्रू या फॉल्स? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ट्रू होगा। यहाँ पे कट गया है, वो प्रिंट नहीं हुआ है, तो उसको आप लोग ट्रू कर लीजिएगा। तो ट्रू है। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। जीडीपी डिफ्लेटर शो चेंज इन जीडीपी ओइंग टू द चेंज इन द प्राइस लेवल, यानी कि जीडीपी डिफ्लेटर मूल्य स्तर में बदलाव के कारण जीडीपी में बदलाव दिखाता है। ट्रू और फॉल्स? तो दिखाता है या नहीं दिखाता है? तो बिल्कुल दिखाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। सो नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100, ट्रू और फॉल्स? तो इसका जो आंसर है वो आपका है फॉल्स है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। ये जितने भी आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिख रहे हैं वो आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, उतने आप लोग इस पर टाइम वेस्ट मत करिएगा। जो आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, वो ज़्यादा आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो इस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जो भी आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपको एज ए इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा कि हाँ इसको देख लीजिएगा, आ सकता है, लेकिन उतना एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? इंडियन एम्प्लॉयड इन WHO लोकेटेड इन इंडिया एज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ट्रू और फॉल्स? तो यस, ट्रू है इसका आंसर। लेकिन WHO का ऑफिस हमारे कंट्री में है, तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। देयर इज नो गवर्नमेंट इन टू सेक्टर इकोनॉमी ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, उपभोक्ता और उत्पादक की क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में कोई सरकार नहीं होती है। बिल्कुल सही है, नहीं होती है। टू सेक्टर इकोनॉमी में कहाँ गवर्नमेंट का रोल आता है? एक तरफ आपका फर्म रहता है, एक तरफ आपका हाउस होल्ड रहता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन, सकल निवेश इज इक्वल टू शुद्ध निवेश माइनस मूल्यह्रास, ट्रू और फॉल्स? तो बेसिकली इसका आंसर होगा आपका फॉल्स। अगेन वही आपका था फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपका नेशनल इनकम और इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसके बाद जो भी आपको कॉन्सेप्ट वीडियो मैंने प्रोवाइड की थी, आई होप आप लोगों ने अब तक उसको देख ली होगी और उसको समझ लिया होगा। सो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड अल्टीमेटली बिकम अ पार्ट ऑफ फाइनल गुड, यानी कि मध्य वस्तुओं का मूल्य अंततः अंतिम वस्तु के भाग का बन जाता है। अगर यानी कि कोई चीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, वो डायरेक्ट हमारे इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट यूज़ करें, वो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसकी वैल्यू में वो इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू ऐड हो जाती है। अगर मान लीजिए हम 5 रुपये का पार्ले जी बिस्किट बना रहे हैं, तो उसमें जो हम आटा या मैदा यूज़ कर रहे हैं, तो 5 रुपये की जो बिस्किट बन रही है उसमें वो जो आटा या जो भी चीज़ें हमने यूज़ किया उसकी वैल्यू ऐड ऑन है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था, ऐड ऑन रहती है या नहीं रहती है? तो बिल्कुल रहती है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।